हम लोग यहाँ पे मॉडर्न इंडिया की बातें कर रहे हैं और चैप्टर पहला चल रहा है। और इसी में कल का जो टॉपिक था, आज 10th क्लास है और किताब हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी का किताब है, ओल्ड एनसीईआरटी। और इसमें कल का जो हमारा टॉपिक था कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें काफी सारा चीजें हमने डिस्कस किया था। क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया था? तो लोगों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में हमने डिस्कस किया कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी? जाति व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग बात किए। गांव की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या थी? इसके बारे में हम लोग बात किए। किसान और कृषि की क्या व्यवस्था थी? खेती बाड़ी की क्या व्यवस्था थी? इसके बारे में बात किए। उसके बाद जमींदार वर्ग कौन है, उनके बारे में बात किए। साहूकार कौन है, उनके बारे में बात किए। भारतीय कपड़ा उद्योग के बारे में हम लोग बात किए। कारीगरों की स्थिति के बारे में बात किए। शहरों की अर्थव्यवस्था, फिर भारत का विदेश व्यापार, व्यापारी वर्ग, क्या भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विकसित थी, इतना तक कल हम बात किए थे। और लास्ट जो हम लोगों का टॉपिक था कि महिलाओं की क्या स्थिति थी उस समय। और महिलाओं की स्थिति में हम लोग बोले थे कि लास्ट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सती प्रथा है। तो आज हम सती प्रथा के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग सती प्रथा के बारे में बात करने वाले हैं। और सती प्रथा की जब हम बातें करते हैं तो ये कोई प्रथा नहीं है, एक तरह से समाज का ये कुप्रथा था। उस समय की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक बुराई सती प्रथा थी। क्या होता था इसमें सती प्रथा के अंतर्गत कि मान लीजिए कि किसी एक पति पत्नी में से पति का मृत्यु हो जाता है तो उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को जिंदा आग में जला दिया जाता था। उनको समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं था और इसको सती प्रथा बोला जाता है। तो इसको सती प्रथा तो नहीं, उस समय समाज का सबसे बड़ा कुप्रथा में से एक था। कहाँ भाग गया यार? तो अब सती प्रथा में भी कुछ चीजें हैं कि ऐसा नहीं कि ये तो जब हम सती प्रथा की बात कर रहे हैं तो कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे, समुदायों की बात करेंगे। तो इस क्षेत्रों में जो उनकी वाइफ होती थी, जो विधवा होती थी, उनको चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन बात आता है कि क्या पूरे भारत में सभी जगहों पे यही व्यवस्था थी? पूरे भारत में अगर किसी के भी पति मर गए तो क्या उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया जाएगा? तो सती पूरे भारत में सभी महिलाओं द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा नहीं थी। दैट मीन्स कि पूरे भारत में तो ये चीजें नहीं हो रहा था, कुछ समुदायों में और क्षेत्रों में ये अधिक प्रचलित था। अब बात आता है कि महिलाओं की स्थिति पूरी तरह से एक जैसा बिल्कुल भी नहीं था। 14 नंबर हम लोगों का पॉइंट है कि महिलाओं की जो स्थिति है वह ऐसा नहीं है कि हर जगहों पे एक जगह जैसा था। जैसे हम बात करेंगे उच्च वर्ग की महिलाओं की बात करेंगे, ग्रामीण महिलाओं की बात करेंगे, श्रमिक महिलाओं जो मजदूरी करती हैं उनकी बात करेंगे, और जो रूलर्स हैं, जो शासक परिवार की महिलाओं हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। तो हर लोगों का अनुभव अलग अलग था। ऐसा नहीं कि हर लोगों का जो वो था वो अनुभव एक ही तरह का था। जैसे कुछ महिलाएं की बात कर लें तो वो व्यापार करती थी, संपत्ति भी संभालती थी, प्रशासनिक मामलों में भूमिका निभाती थी, राजनीतिक प्रभाव रखती थी। लेकिन सामान्य सामाजिक ढांचा काफी पैट्रियार्कल था, मतलब पुरुषों को अधिक सम्मान, अधिक इज्जत, अधिक तवज्जो दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को ऐसा नहीं दिया जाता था। अब बात आता है कि महिलाओं की तो बातें हो गई, लेकिन शिक्षा की क्या स्थिति थी, पढ़ाई व्यवस्था कैसी थी? तो शिक्षा की स्थिति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति थी। तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था
मतलब यूनिवर्सल लेवल पे जैसा आज है, रिवॉल्यूशन आ जाता है एजुकेशन में, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। यूनिवर्सल लेवल पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, हर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। जैसे अगर शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की बात करें, अगर आज आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में स्कूल है, कोचिंग है, लेकिन उस समय जो शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की बात करेंगे तो समाज वाइज शिक्षा की व्यवस्था थी। जैसे हम हिंदू समाज की बात कर लें तो हिंदू समाज में पाठशाला की व्यवस्था थी, गुरुकुल जैसी स्थानीय व्यवस्था, लोकल क्षेत्रों में गुरुकुल चलाया जा रहा था, संस्कृत शिक्षा के केंद्र थे। तो ये तो हिंदू समाज की बात हो गई। अब हम मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज में भी दो प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था थी। एक को मकतब बोलते हैं, मुस्लिम समाज में शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसको एक को मकतब बोलते हैं और दूसरे को मदरसा बोलते हैं। तो मुस्लिम समाज में मुस्लिम समाज में पढ़ाई की दो व्यवस्था थी, एक व्यवस्था को मकतब बोल रहे थे और दूसरे को मदरसा बोल रहे थे। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, व्यापारी समुदायों के लोग हैं, इन्हें व्यवहारिक शिक्षा भी दी जा रही थी। अब जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, कोई व्यापारी वर्ग से है, तो उनको हिसाब किताब करने की शिक्षा दी जा रही है, व्यापार करने की शिक्षा दी जा रही है, लेखांकन की, लिखने की शिक्षा दी जा रही है। तो इसलिए अगर हम यह कहेंगे कि उस समय शिक्षा जो है वह सब जगह समान थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समाज के सभी वर्गों तक अलग अलग प्रकार से शिक्षा थोड़ा बहुत उपलब्ध था। अब अगला हम बात करते हैं जनजातीय समाज के बारे में। दैट मीन्स 16 नंबर, और 16 नंबर हम बात कर रहे हैं जनजातीय समाज के बारे में। तो भारत में अगर हम गांव की बात करेंगे, अगर हम शहर की बात करेंगे, तो वहां के लोग जो है जनजातीय लोग वहां न गांव में रह रहे हैं ना ही शहर में रह रहे हैं। बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय भी है। वे कहाँ रह रहे हैं? तो जनजातीय समुदाय जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, और उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे होता था? तो वे लोग शिकार का काम करते थे, जानवरों को मार दिया करते थे। जंगल में जो कुछ उत्पाद होता था, जैसे मान लीजिए हनी भी हो गया या अलग अलग प्रकार के सामान हो गया, तो उस उत्पाद को ये लोग बेच करके अपने जीविकोपार्जन को मैनेज करते थे। पशु पालन करते थे, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, उसको झूम खेती बोलते हैं, JHUM, झूम फार्मिंग। मतलब जब हम आदिवासी की बात करेंगे, जब हम जनजातीय समुदाय की बात करेंगे, तो हमने आपको बताया कि उनकी अर्थव्यवस्था में वे लोग जो भी चीजें जंगल से प्रोडक्शन हो रही थी उससे वे अपने कामों को चला रहे थे, जंगल का जो भी उत्पाद था। लेकिन उसके अलावा वे एक प्रकार का काम करते थे जिसको कि हम लोग झूम फार्मिंग बोलते हैं, झूम फार्मिंग बोलते हैं। और इसी को अंग्रेजी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और उसके साथ साथ जो भी चीजें उनके पास बेचने वाला उपलब्ध हो सकता था उसको अगल बगल के मार्केट में ले जाके बेच देते थे। तो सवाल आता है कि झूम फार्मिंग जो है ये क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? तो इसमें एक्चुअल में क्या होता था कि कुछ क्षेत्रों में जो जंगल है, उनके आसपास के क्षेत्रों में जहां पे वे जंगल देखेंगे वहां के पेड़ों को काट देंगे, आग लगा देंगे। आग लगाने से जो जंगल है वो जलेगा और वहां पे राख क्रिएट होगा। राख से भूमि उपजाऊ होगा और उस पे वो कुछ दिनों तक खेती करेंगे, और उसके बाद जब वह भूमि अनफर्टाइल हो जाएगा, उपजाऊ नहीं रहेगा, तो फिर वे दूसरे जगह मूव कर जाएंगे और वहां के जंगलों को काटेंगे, फिर वहां पे आग लगाएंगे, जो राख होगा वहां खेती करेंगे। दैट मीन्स एक जगह पे खेती कर लिए, भूमि उपजाऊ नहीं है, दूसरे जगह मूव किए, जंगल को काटे, आग लगाए, राख बना, और फिर उसके बाद खेती किए, फिर वहां से अगली जगह मूव कर जाएंगे। तो इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब अगला जो बात आता है कि समाज में अमीर और गरीब की क्या स्थिति थी।
समाज में अमीर और गरीब की क्या स्थिति थी, तो 18वीं सदी के समाज की बात करेंगे तो काफी ज्यादा असमानता थी, मतलब गरीब और अमीर में। जैसे अगर हम इसको एक दो बातों से बताने की कोशिश करें तो एक साइड में तो बहुत बड़े बड़े जमींदार वर्ग के लोग थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, साहूकार जो ब्याज पर पैसा लगाते थे, राज दरबार से जुड़े लोग, कुछ अधिकारी लोग, जैसे आज मुख्यमंत्री से जो जुड़े लोग हैं, कुछ उनके क्या बोल सकते कार्यकर्ता हो गया, फिर उसके बाद छोटे मोटे जो भी अधिकारी हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो वे लोग उसी तरीके से उस समय राजकाज की व्यवस्था थी, तो राज दरबार के जो अधिकारी लोग थे वे लोग। दूसरे साइड में, एक साइड तो ये हो गया सब अमीर अमीर लोग हैं, सारा चीज गुडी गुडी हो रहा है, और दूसरे साइड की अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर, एक के पास थोड़ा बहुत जमीन भी है, दूसरे के पास जमीन भी नहीं है, भूमिहीन मजदूर हैं, गरीब कारीगर हैं जो कुछ कुछ काम करते हैं, लोहार कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, बढ़ई का काम कर रहे हैं, जो उस समय का स्किल्ड वर्क होता था घर बनाने वाला, वो काम करते थे, तो वे कारीगर हो गए, और ग्रामीण श्रमिक थे। तो हम इन दोनों बातों से एक चीज तो कह सकते हैं कि समाज समान नहीं था, इनइक्वालिटी तो थी, एक जगह पे गरीब गरीब लोग हैं और एक जगह पे अमीर अमीर लोग हैं। अब बात आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि इतनी समस्या है, काफी सारी समस्या है ना, इसके बावजूद अर्थव्यवस्था चल कैसे रही थी। जैसे आज देखिए ना, ईरान का अमेरिका का युद्ध हुआ तो तेल का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, मतलब 4-5-6 रुपए बढ़ा, हालांकि वो मैटर अलग है, लेकिन सरकार उसको इथेनॉल गन्ना का रस मिला के कंट्रोल करने में सामर्थ्य रही। तो लेकिन उस समय में सरकार ऐलान कर देती है, जैसे अभी एग्रीकल्चर खेती की बातें करेंगे तो जो फर्टिलाइजर होता है, जो खाद होता है, तो उस पर सरकार काफी लाखों करोड़ रुपए सब्सिडी देती है, जिसके कारण यूरिया ये सब सस्ता हो पाता है। लेकिन उस जमाने में जो अर्थव्यवस्था है वो आखिर चल कैसे रही थी, तो सबसे पहला सा बात, जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में उस टाइम पे भी एक आर्थिक नेटवर्क काफी अच्छा था इंटरनल लेवल पर। जैसे इस बात को एक एग्जांपल से समझिए कि कोई किसान वर्ग है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीज दो चीजों पर निर्भर है, एक किसान पे और एक बिजनेस क्लास पे, उस समय 18वीं सदी में। तो जो किसान वर्ग है वो खेती कर रहे, क्या क्या चीजों की खेती कर रहे, कपास की खेती कर रहे हैं, रेशम की खेती कर रहे, या और भी कुछ कच्चे मालों की खेती कर रहे। अब किसान क्या करेंगे, इसको कारीगर या बुनकर को बेच देंगे या व्यापारी को बेचेंगे, व्यापारी कारीगर या बुनकर को बेच देंगे। अब कारीगर या बुनकर का क्या काम है, इस रॉ मटेरियल से, कच्चे मालों से प्रोडक्ट बनाना। जब प्रोडक्ट बन जाएगा, कपड़ा बन गया या हाथ से हस्तशिल्प का कोई उत्पाद बन गया, उसको बाद में फिर से व्यापारी को बेचा जाएगा, और व्यापारी उसको जो लोकल मार्केट है या जो दूर का मार्केट है वहां ले जाकर के बेच देंगे। इवन विदेशों के बाजार में भी व्यापारी पहुंचाने का काम करते थे। तो कुल मिलाकर के, ये सब कुछ मिलाकर के, किसान, व्यापारी, साहूकार, सब लोग आपस में जुड़े हुए थे और अर्थव्यवस्था ठीक ठाक ढंग से चल रही थी। अब बात आता है कि लेकिन सब बातें तो ठीक है कि सब कुछ कुव्यवस्था भी था समाज में, कुछ अच्छाई भी था, अर्थव्यवस्था भी सही था, ठीक है, फासला था गरीब और अमीरों के बीच में। लेकिन फिर भी 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में समस्या कहाँ से शुरू हुई, कुछ तो रहा होगा ना जहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई होगी। तो समस्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला समस्या क्या था, राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, मतलब पॉलिटिकली चीजें स्टेबल नहीं थी, और उसके साथ साथ में आर्थिक परिवर्तन भी काफी तेजी से हो रहा था। जैसे सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता का मतलब समझिए, मान लीजिए आज एनडीए की गवर्नमेंट है केंद्र में, और जब इलेक्शन हुआ था 2024 में, तो जो जेडीयू है, नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, और वहां के नायडू जी की जो पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू जी की आंध्र प्रदेश की, ये दोनों अगर सहायता नहीं करते एनडीए वालों को तो शायद सरकार नहीं बन पाती, मतलब स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। लेकिन 2014 का जब चुनाव हुआ, 2019 का जब चुनाव हुआ, तो ऐसा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन 24 में बीजेपी गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई, एनडीए गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई। तो आज तो डेमोक्रेसी है, लेकिन उस समय डेमोक्रेसी नहीं था, उस समय राजतंत्र था।
तो राजतंत्र में कौन सा राजतंत्र सबसे मजबूत था? मुगल साम्राज्य था। तो मुगल साम्राज्य जो है वो काफी कमजोर होने लगा था औरंगजेब के मृत्यु के बाद से ही। उसके बाद जो शासक लोग आए वो कंट्रोल नहीं कर पाए चीजों को, और जो भी मुगल साम्राज्य के बाद छोटे मोटे शक्ति आए, जैसे अंग्रेज से पहले मराठा लोग ताकतवर बन गए, उसके बाद छोटे छोटे दिल्ली के इर्द गिर्द के जो राज हैं जैसे राजपूताना का, जाट कम्युनिटी का, तो ये सब भी रोहिल्ला सरदार लोग, तो ये लोग काफी मजबूत बनते चले गए। तो कई क्षेत्रों में काफी सारी शक्तियां उभर गई छोटे छोटे राज्यों के रूप में। बार बार युद्ध हो रहा था, साथ साथ राजनीतिक संघर्ष भी बढ़ रहे थे। अब हैदराबाद का निजाम चाह रहा है कि हम बड़ा बन जाएं, मैसूर का राजा चाह रहा है कि हमारा नियंत्रण हो, मराठा चाह रहा है कि पूरे भारत पर हमारा कंट्रोल हो। तो काफी ज्यादा पॉलिटिकल संघर्ष जो है, पॉलिटिकल स्ट्रगल बढ़ गया था। कई क्षेत्रों में राजस्व व्यवस्था पर भी दबाव पड़ा। जैसे उस समय बंगाल सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक था, बंगाल के कंट्रोल में बिहार भी आ रहा था, उड़ीसा भी आ रहा था, लेकिन मराठा लोग इतना बार आक्रमण कर दिए इस क्षेत्रों में कि अंततः जो है उड़ीसा को मराठा के कंट्रोल में देना पड़ा। तो क्या हो गया, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है जो समृद्ध प्रांत है। और लड़ाई का वजह क्या है, टैक्स वजह बन रहा था, सरदेश मुखी और चौथ नाम का टैक्स होता था, वो वजह बनते जा रही थी। तो इन सब के कारण अर्थव्यवस्था भी काफी कमजोर हो रहा था। उसके बाद अब मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र से कुछ सामान लेकर के कोलकाता लेकर के जाना है, तो महाराष्ट्र से कोलकाता लेके जाने के बीच में अब महाराष्ट्र से वो फिर से दिल्ली बीच में आएगा, फिर बिहार आएगा, फिर उसके बाद वहां जाएगा। अब इस बीच में कम से कम 6-7 राजा है। अब ये 6-7 राजा का व्यापारिक मार्गों पर कंट्रोल है। अब जिस राज्य में आप घुसिए, हर राजा टैक्स मांगना शुरू कर देता था, कहता था कि आप मेरे राज्य से जाओगे, ये सेफ रास्ता चाहिए तो हमको पैसा दो, अगले में गया तो हमको पैसा दो। जैसे आज कोई सामान का रेट अगर बिस्किट दिल्ली में 5 रुपए में मिलता है किसी कंपनी का, तो वह बिहार में भी 5 में ही मिलेगा। पेट्रोल डीजल की बात करेंगे तो राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है। जैसे बिहार में पटना की बात कर लें तो अगर पेट्रोल 113 रुपए कुछ पैसे है, तो यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो 113 रुपए से थोड़ा सा 10-20 पैसा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के कारण बढ़ जाएगा। लेकिन उस समय में क्या होता था कि ये तो एक पूरा सा प्रांत हो गया, पूरा बिहार एक राज्य हो गया, क्योंकि राज्य सरकार का वो है, हर राज्य अपना अपना टैक्स लगाती है। लेकिन उस समय क्या होता था कि बिहार में भी कुछ कुछ छोटे जगह है जहाँ पे छोटे मोटे राजा का कंट्रोल है। अब अवध का क्षेत्र है, तो अवध में आप जाएंगे तो अवध वाला राजा पैसा मांगने लगेगा। तो इसके कारण व्यापारिक मार्ग काफी ज्यादा वो हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। और व्यापारिक मार्ग प्रभावित होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ेगा। और ये सब कुछ कारण थे। अगला जो है तो 18वीं सदी में व्यापार का मेन प्रॉब्लम होने लगा और राज्य का अपना अपना नियंत्रण जो है बढ़ता चला गया। अब अगला आता है कि ठीक है, ये अभी बात ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज आ जाते हैं तो अंग्रेज के आने के बाद होता क्या है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन अंग्रेज के आने के बाद होता है। और यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं कि भारत पर नियंत्रण करने के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए, कंट्रोल करने, मतलब मसाला का व्यापार करने के लिए, मरीच जिसको गोलकी बोलते हैं, काली मिर्च, इन सब चीजों का, और भी मसाला, दालचीनी, इलायची, इन सब का व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन व्यापारी तो बनी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं जो है छल, या जो भी बोल लीजिए, उसका महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा था। तो व्यापारी बनते बनते वह अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में, पॉलिटिकली स्टेबल होने की तरफ वह आगे बढ़ने लगा। और राजनीतिक शक्ति जब बनने लगा उसके बाद वो राजस्व संग्रह, दैट मीन्स कि पैसा की बातें करेंगे, उसको वह कलेक्ट करने का कोशिश करने लगा। और जैसे ही पैसा बढ़ते गया
तो औपनिवेशिक शासक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह व्यापारी से अब एक रूलर के रूप में आ गई। मतलब कि सबसे पहला काम हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करते हुए भारत पहुंचती है। अब भारत में धीरे धीरे देखती है कि यहाँ आपस में राजा महाराजा लोग एक नहीं है, यहाँ के लोगों का फायदा उठाती है और अपने आप को पॉलिटिकली स्टेबल बनाने की कोशिश करती है। जब वो पॉलिटिकली स्टेबल हो जाती है तो उस राज्य का जो भी टैक्स है, जो भी रेवेन्यू है, दैट मीन्स की राजस्व है, उसको कलेक्ट करने लगती है। और बोलते हैं कि जब पैसा आ जाता है तो इंसान का मन बड़ा हो जाता है। तो मन बड़ा हो गया तो धीरे धीरे वो अपने आप को अब व्यापारी कंपनी से एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में बना लेती है। तो ये चीजें होता है। अब सबसे खास बात कि विशेष रूप से इनको बंगाल पर नियंत्रण मिल जाता है। अब बंगाल पर नियंत्रण मिलने के बाद कंपनी को जो राजस्व है और व्यापार में बहुत ही अधिक फायदा होता है। बंगाल से उस समय पैसा भी बहुत आ रहा था, रेवेन्यू भी बहुत आ रहा था और साथ साथ बंगाल का प्रांत भी बहुत बड़ा और समृद्ध भी था। तो व्यापार भी हो जा रहा था और पैसा भी आ जा रहा था, तो दोनों चीजें हो रहा था। और आगे चलकर औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहराई से बदल दिया। यही लोगों के नीति के कारण यहाँ का पूरा इकोनॉमी ही खराब हो गया। अब अगला बात करते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जब हम 18वीं सदी की भारत की बातें करेंगे उसमें कृषि की बातें आएगी। कृषि के साथ में हस्तशिल्प, दैट मीन्स हैंडीक्राफ्ट जो है हाथों से बनाने वाला सामान, उसकी बातें आएंगी और उसका व्यापार होगा। मतलब 3 चीजों पर भारत की अर्थव्यवस्था 18वीं सदी में निर्भर है। क्या क्या चीज? तो एग्रीकल्चर, कृषि, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट जो भी रॉ मटेरियल है व्यापारी के थ्रू कारीगरों के पास पहुंच रहा है, और उसके बाद तीसरा जो है उसको लोकल और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है। तो ये चीजों पे आधारित थी। लेकिन जब औपनिवेशिक भारत हुआ तो इसमें क्या हुआ, कच्चा माल जो है भारत में हम लोग कपास उपजा लें, रेशम उपजा लें, जो भी चीजें हो ये सारा ब्रिटेन जाएगा। दैट मीन्स रॉ मटेरियल कहाँ? ब्रिटेन भेजा जाएगा और ब्रिटेन में उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, सामान तैयार किया जाएगा और सामान तैयार करने के बाद उस सामान को वापस भारत भेजा जाएगा। मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। पहले कच्चा माल भारत में हो रहा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी हाथों से भारत में हो रहा है, बेचा भारत और भारत से बाहर भी जा रहा है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में कच्चा माल भारत में उपजेगा, उस माल को ब्रिटेन भेजा जाएगा और ब्रिटेन से मतलब फाइनल गुड्स जो है बना करके और भारत में लाके बेचा जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी कोई सामान जो है रॉ मटेरियल से एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो जाएगा तो उसका पैसा बढ़ जाएगा, है ना। तो पैसा बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि वो चीजें कॉस्टली बिक रही है। तो हमारे यहाँ के व्यापारी वर्गों को तो मुनाफा नहीं हो रहा है, कच्चा माल का कितना ही कीमत होगा, लेकिन जब वो फाइनलाइज्ड गुड्स तैयार होके आ रहा है तो उसका कीमत बढ़ जा रहा है। जैसे आप छोटे से एग्जांपल से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। भारत में आज भी अगर हम कोई कपड़ा की बात कर लें तो नॉर्मल कपड़ा 500-1000 रुपए में हो जाता है, बहुत स्टैंडर्ड हम ब्रांड पे नहीं जाते हैं तो। लेकिन लेडीज बैग की बात करेंगे 200, 500, 1000 में हो जाएगा नॉर्मल, जिसमें कि आदमी यूज कर सके। अगर आप ब्रिटेन में चले जाएं या यूरोप के किसी कंट्री में चले जाएं तो लुइस ब्यूटिन करके एक कंपनी आती है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख तक का बैग है, इटली उटली जो भी उसके आसपास के क्षेत्र है। कपड़ा की बात करेंगे, 1-1, 1.5 लाख का जो कपड़ा है जो बांग्लादेश में बनता है, बांग्लादेश से प्रोडक्शन होकर के जब ब्रिटेन के मॉलों में उस कपड़ा को टांगा जाता है, इंग्लैंड में टांगा जाता है, वह शर्ट 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए का आज भी है। लेकिन क्या बांग्लादेश के मजदूरों को, बांग्लादेश के कंपनी ओनर्स को 1 लाख रुपए मिला? तो आंसर है नहीं। वो पैसा किसको मिला? ब्रिटेन वाले लोगों को मिला। तो आज 1 लाख 1.5 लाख बहुत ज्यादा है, उस समय कुछ 1000-2000 ज्यादा होता था। तो ये चीजें थी, तो काफी दिक्कत हुआ। मतलब पूरा यहाँ का जो हस्तशिल्प, मतलब लोगों का आसपास का जो बोल सकते, जैसे अभी की बातें करेंगे तो आज एआई के कारण हम सब लोग डर रहे हैं कि एआई आ जाएगा, नौकरी खा जाएगा। उसी तरीके से उस समय में हमारा भारत के जो भी लोग हैं वे लोग हाथों से सामान बनाने में एक्सपर्ट थे। अब इनका पूरा कच्चा माल भारत में बच ही नहीं रहा है, वो कच्चा माल दूसरे देश में चला गया। दैट मीन्स कि हस्तशिल्प का जो भी चीजें, कारीगरी वर्क जो भी है वो खत्म हो जाएगा, पूरे अर्थव्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई। अगला बात कर लेते हैं अब हम थोड़ा सा शिक्षा के बारे में। अब शिक्षा के बारे में क्या बात करना है
तो शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि अब भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वह परंपरागत थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। गांव और कस्बों की बात करेंगे तो गांव में या छोटे छोटे कस्बों में स्थानीय स्तर पर शिक्षा दी जा रही थी। अगर हम हिंदू की बात कर लें, अगर हम मुस्लिम की बात कर लें, तो दोनों समुदायों में, दोनों कम्युनिटी में अलग अलग शिक्षा का पढ़ाने का तरीका था, अलग अलग परंपरा था। लेकिन अगर हम दूसरे साइड में बात कर लेंगे, आधुनिक शिक्षा की बात कर लेंगे, सार्वभौमिक मतलब सबको एक समान शिक्षा की बात कर लेंगे, विज्ञान शिक्षा की बात कर लेंगे, तो यह सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। जैसे आज मान के चलिए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो चीजें पढ़ाई हो रही है, क्या भारत के कॉलेजों में भी वही पढ़ाई हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। भारत में आज भी अगर यहाँ का सबसे फेमस कॉलेज जो है बीएससी एमएससी के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब जैसे बाजार में सब्जी बिकता है उसी तरीके से भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आज भी 20 साल पुराना चीज ही पढ़ाया जा रहा है। जब अमेरिका के लोग चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रोक जैसी कंपनियां बना रहे हैं, तो यहाँ भारत में पढ़ाया जा रहा है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम जो है कॉलेजों में। अब सोचिए कि अभी भी हम लोग 15-20 साल शिक्षा के मामले में पीछे हैं, लेकिन हो सकता है कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी, मिसेल यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा हो जो हमारे देशों में अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वे लोग आगे जाएंगे। तो सेम चीज उस समय भी थी। हम लोग जो है आधुनिक शिक्षा नहीं पढ़ रहे थे, काफी मतलब सब लोगों को एक समान शिक्षा की बातें नहीं हो रही थी। गरीब लोगों का अलग शिक्षा था, अमीर लोगों का अलग शिक्षा था। लेकिन उस समय भी ऐसा ही कुछ था और आज भी ऐसा ही है। आज भी आप देखिए ना, अपने ही राज्य की बात कर लें, बिहार की, तो हमारे यहाँ से अधिकांशतः लोग दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ व्यवस्था नहीं है, तभी जाते होंगे। तो ये सेम चीज उस समय भी थी। अब इसी में थोड़ा सा, क्योंकि हम बात उस समय की कर रहे हैं, तो इसी में बात कर लेते हैं कि हिंदू समाज में शिक्षा कैसी थी। तो हिंदू समाज में शिक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थी। जैसा कि हमने अभी पाठशाला के बारे में बात किया था, तो पाठशाला में क्या होता था? तो पाठशाला में गांव या स्थानीय स्तर पर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था थी। और यहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या चीजें सिखाई जाती थी पाठशाला में। जैसे आज हम बोर्डिंग स्कूल में चले जाएंगे, कॉन्वेंट में चले जाएंगे, तो वहां पे क्या सिखाया जाता है? तो आपके पास 10, 12, 15 केजी बैग में किताब होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस, मोरल साइंस, मेंटल मैथ, ये सब कुछ होता है। आप जाइए, उसको टीचर वहां पे कराएंगे, आप आइए, फिर उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो है कि बताया जाएगा कि 5 क्वेश्चन में से 2 चैप्टर 1 से आएगा एग्जाम में, चैप्टर 2 से 2 आएगा, उसको रिवीजन करवाया जाएगा, फिर एग्जाम में आप लिखेंगे, पास कर जाएंगे, आपको मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर गार्जियन भी खुश, बच्चे भी खुश। लेकिन उस समय में पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता था? तो सबसे पहले बुक रीडिंग, जो भी उस समय का किताब था उसको पढ़ना सिखाया जाता था। दूसरा, लिखना सिखाया जाता था। तीसरा, गणित मैथ्स सिखाया जाता था। चौथा, हिसाब किताब करना सिखाया जाता था। पांचवा, धार्मिक नैतिक शिक्षा जैसी चीजें सिखाई जाती थी। जैसे आज धार्मिक शिक्षा का तो थोड़ा बहुत विरोध भी होता है, लेकिन नैतिक शिक्षा आज काफी कम हो गया है। जीता जागता इसका उदाहरण है कि रोड पे अगर कोई गिर जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो लोग अपना मोबाइल फोन निकाल करके वीडियो बनाना पसंद करते हैं, लेकिन उसको हेल्प करना नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा का अभाव है। अगर बड़ों का कैसे सम्मान करना है, छोटों को छोटे के साथ कैसे प्यार से पेश आना है, ये चीजें आज के कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं सिखाया जा रहा है। कॉन्वेंट स्कूलों में प्रेयर भी होता है तो ओ माय गॉड इंग्लिश करके प्रेयर करते हैं, और जो मोरल वैल्यू है वो सिखाते ही नहीं है। तो उस समय धार्मिक नैतिक शिक्षा जैसी चीजें सिखाई जाती थी।
व्यापारी की बात करेंगे, व्यवसायिक समुदायों की बात करेंगे, तो उनके बच्चे को व्यवहारिक गणित, जो काउंटिंग वाला गणित होता है, और अकाउंटिंग की बारे में सिखाई जाती थी। तो ये उन लोगों की शिक्षा थी। ये तो हो गया हिंदू समाज की व्यवस्था। अब बात कर लेते हैं कि उच्च शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। जैसे आज भी होता है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हायर सीनियर सेकेंडरी जिसको बोलते हैं, फिर कॉलेज में हम लोग चले जाते हैं। तो वैसे ही उच्च शिक्षा की, हायर शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत पाठशालाएं हुआ करती थी। अब संस्कृत पाठशाला में एक चीज आता है, इसका नाम है टोल। संस्कृत पाठशाला में एक चीज आता है, इसका नाम है टोल। तो प्राचीन भारत और विशेषकर बंगाल क्षेत्रों में, बंगाल की बातें करेंगे तो प्राचीन भारत और विशेषकर बंगाल क्षेत्र के पारंपरिक और अनौपचारिक संस्कृत विद्यालयों को कहा जाता था। ये टोल किसको कहा जाता था? तो बंगाल में जो संस्कृत की शिक्षा है और अनौपचारिक जो शिक्षा है वह बंगाल में टोल के नाम से जाना जाता था। और विद्यालय को जैसे आज स्कूल कहते हैं, उस समय इसको टोल कहा जाता था। जहां पे आचार्य, गुरुजी को आचार्य कहा जाता था, आज सर मैडम टीचर कहा जाता है। छात्रों को व्याकरण पढ़ाते थे, उस समय दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। मतलब उस समय क्या पढ़ाया जाता था? बंगाल इतना समृद्ध उस समय हुआ तो उस समय विद्यार्थी को व्याकरण पढ़ाया जाता था। आज भी वृंदावन में एक संत है, काफी फेमस, नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आज भी उनके स्कूलों में व्याकरण काफी ज्यादा पढ़ाया जाता है। शायद से देवकी नंदन जी या कोई है, तो उस समय भी व्याकरण पढ़ाया जाता था, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था, न्याय की व्यवस्था पढ़ाई जाती थी, जो भी उस समय न्याय का तरीका था, और साहित्य के बारे में ज्ञान दिया जाता था बंगाल के विद्यालयों, जिसको टोल कहते हैं। और विद्वानों का केंद्र, जैसे उस विद्यालय में या आसपास में विद्वानों का केंद्र हुआ करता था, तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। साथ साथ में धर्म शास्त्र भी पढ़ाया जाता था और ज्योतिषी के बारे में भी पढ़ाया जाता था। तो हायर एजुकेशन में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। कुछ बड़े संस्थान भी थे, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लेंगे, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाया गया है। तो जैसे छोटे संस्थान में टोल हो गया, उसी तरीके से हायर एजुकेशन के लिए बड़े संस्थान, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका भी एक बड़ा ही प्रसिद्ध कहानी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि मदन मोहन मालवीय जी का सपना था कि एक ऐसा विद्यालय बने, एक ऐसा कॉलेज बने भारत में, जहां सब लोगों के पढ़ाई की व्यवस्था हो कम खर्चा में। पैसा की वो थी नहीं, पैसा बिल्कुल भी नहीं था, पंडित जी झोला लेकर के और चल दे रहे, तो उनके पास पैसा कहां से आएगा। तो मदन मोहन मालवीय जी को दरभंगा महाराज के जो वो थे, वो तो उनको पैसा दिए ही, तो मदन मोहन मालवीय जी अलग अलग जगहों से पैसा कलेक्ट करते थे। जैसे अगर हम मुर्दा को लेके जा रहे हैं, सबको लेकर के जा रहे हैं दाह संस्कार करने के लिए, तो उस पे कुछ 1-2 का सिक्का फेंका जाता था। तो मदन मोहन मालवीय जी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना है, तो वो सिक्का को कलेक्ट करके अपने झोला में रख लेते थे। उस पैसा को उन्होंने उस विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में लगाया है। हैदराबाद के निजाम अलग अलग राजघरानों के पास गए पैसा मांगने के लिए, कुछ लोगों ने दिया, जो नहीं दिया उसमें से एक एग्जाम्पल हैदराबाद के निजाम का है। तो हैदराबाद भी उस समय काफी समृद्ध राजघराना था, तो अपना जूता खोल करके मदन मोहन मालवीय जी को फेंक के मारा। तो मदन मोहन मालवीय जी उस जूता को ले जाकर के दिल्ली के बाजार में नीलाम कर दिए कि हम पैसा मांगने गए थे हैदराबाद के निजाम से और ये पैसा नहीं दिए, अपना जूता दिए, तो ये जूता जो भी खरीदना चाहे बोली लगाइए और इस पैसा से हम विद्यालय यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो 1 लाख या 1.5 लाख रुपए उस जमाने में दिल्ली के चांदनी चौक पे हैदराबाद के निजाम के जूते का बोली लगा। अब जब ये बात निजाम को मालूम चला कि भाई मेरे जूता का, हम समृद्ध नहीं है, एक समृद्ध आदमी किसी से आप पैसा मांग रहे हो, पैसा वाले से, मान लीजिए अंबानी जी से आप पैसा मांग रहे हैं विद्यालय या कोई चीज खोलने के लिए, और अंबानी जी अपना जूता खोल के मार दे, बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, उस जूता को नीलाम कर दिया जाए और कोई खरीद ले, तो ये तो अंबानी जी के लिए शर्म की बात होगी। उसी तरीके से हैदराबाद के निजाम को मालूम चला कि भाई मेरा जूता 1.5 लाख में नीलाम कर दिया गया, तो उनको शर्म के मारे शर्मिंदित हुए और बोले कि ये जूता को लेके आइए, 3 लाख रुपए देंगे। तो 3 लाख रुपए दिया। ऐसे पैसा कलेक्ट कर करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाया गया था। तो इस तरीके से उस समय की व्यवस्था थी।
हिंदू समाज की तो हमने बात कर लिया, अब अगला बात कर लेते हैं मुस्लिम समाज में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। क्योंकि हमने जब मुस्लिम समुदाय की बात की थी तो जैसे हिंदू समुदाय में हम पाठशाला की बात किए थे, टोल की बात किए थे, उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय में भी दो चीज़ों की अभी बात किए थे। एक तो मदरसा के बारे में बात किए थे और दूसरा मकतब के बारे में बात किए थे। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो मुस्लिम समुदाय में दो प्रमुख स्तरों पर शिक्षा होती थी। सबसे पहला होता था मकतब होता था, ये मकतब होता था जिसमें शिक्षा दी जाती थी। अब मकतब में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन दी जाती थी। जैसे यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कुरान पढ़ना सिखाया जाता था, कुरान के साथ में पढ़ना, लिखना, भाषा का ज्ञान और बुनियादी ज्ञान दिया जाता था। दूसरा मदरसा होता था, तो मदरसा उच्च शिक्षा के लिए था और यहाँ पे धार्मिक अध्ययन के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की भी शिक्षा दी जाती थी। जैसे अरबी की शिक्षा दी जाती थी, फारसी की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, तर्क वितर्क करने का, डिबेट करने का शिक्षा दिया जाता था। उसके साथ में कानून व्यवस्था जो भी थी उसकी शिक्षा दी जाती थी, साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, गणित, इन सबों की शिक्षा दी जाती थी। और उस समय जो फारसी प्रशासन है, फारस किसको बोल रहे हैं, आज जो ईरान जो लड़ रहा है अमेरिका से, उस समय ईरान का नाम फारस होता था। तो उस समय फारसी प्रशासन और उच्च संस्कृति की महत्वपूर्ण भाषा थी। मतलब फारसी जो लैंग्वेज है, क्योंकि उन लोगों का भी हमारे देशों के कुछ क्षेत्रों पे कब्जा था, तो वो लैंग्वेज भी हुआ करता था, तो इसीलिए इसको सिखाया जाता था। जैसे आज आप देखेंगे कि कोई हम में से कोई व्यक्ति पढ़ लिख के फ्रेंच सीखता है, कोई इंग्लिश सीखता है, उसी तरीके से उस समय फारसी सीखने का भी प्रचलन था। अब बात आता है कि क्या केवल धार्मिक शिक्षाएं ही दी जा रही थी, मतलब हिंदू को हिंदू के तरीके से, मुस्लिम को मुस्लिम के तरीके से? तो ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। हमने क्या बताया कि धार्मिक शिक्षा के अलावा भाषा, व्याकरण, तर्क, गणित, दर्शन, ये सब भी पढ़ाए जा रहे थे। लेकिन कमी कहाँ आ गई थी? तो यूरोप में 200 सालों से क्रांति चल रहा है, 28-29 देशों में जो है वहां पे टेक्नोलॉजी की बातें हो रही है, इनोवेशन की बातें हो रही है, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, तो वहां पे काफी अच्छा चीजों की बात हो रही कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे दिशा सूचक यंत्र बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन भारत में ये चीजें नहीं हो रही थी, तो इसके कारण हम लोग पीछे रह गए। अब बात आता है कि ये जो शिक्षा की हमने बात किया है, जो हिंदू या मुस्लिम में जो जो चीजें पढ़ाई जा रही थी, ये शिक्षा क्या सब लोगों तक पहुंच पा रही थी? जैसे आज की शिक्षा की बात करेंगे तो आपके पास अगर एक मोबाइल फोन, कॉपी, पेन ले लीजिए तो मतलब पढ़ने के लिए जो चाहे वो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि यूज ना करें वो अलग बात है, लेकिन जो भी चाहें एक बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा वे सारी चीज आप मोबाइल, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं आज के डेट में। लेकिन क्या उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह हर लोगों तक पहुंच पा रही थी? तो भारत में जो शिक्षण संस्थाएं थी वह शिक्षा की पहुंच सभी वर्गों तक, समाज के हर एक लोगों तक समान नहीं थी। कुछ लोगों तक पहुंच रही थी, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे हम जाति और सामाजिक स्थिति का प्रभाव शिक्षा पर भी उस समय भी पड़ रहा था। और आज जो जाति व्यवस्था है, आज भी बिहार में चुनाव होता है, हम लोग बोलते हैं कि भाई फलाने जाति से है तो उसको वोट देंगे, उसके नेता को देंगे, उस जाति के है तो उसको देंगे। अंततः सब नेता एक समान है, सब पार्टी एक समान है, लेकिन चुनाव के समय जनता क्या करती है? हम अपने जात वाले को वोट देंगे। अरे भैया, जात वाले को वोट देने से क्या आपके शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? नहीं होगा। क्या हॉस्पिटल में जाएंगे आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच में तो भर दिन लाइन लगे रह जाएंगे, जांच नहीं होगा। तो फिर जात वाले को वोट देने का क्या मतलब बनता है? तो काफी सारी दिक्कत आज भी है। तो उस समय, आज से 200 साल पहले जात और समाज की क्या स्थिति होगी ये सोच लीजिए। तो जाति और सामाजिक स्थिति का प्रभाव शिक्षा पर काफी ज्यादा पड़ रहा था। विशेषकर उच्च शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो कुछ सामाजिक समूहों का अधिक नियंत्रण था। जैसे
इसको एक दो बात से हम समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में शिक्षा व्यवस्था मौजूद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह हर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब इक्वल एजुकेशन इक्वल लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। दैट मीन्स की जाति है, उच्च जाति के लोगों तक पहुंच जा रहा है, नीच जाति के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। समृद्ध उच्च जाति में भी या नीच जाति में भी जो समृद्ध लोग हैं, जो पैसा वाले लोग हैं, उन तक पहुंच जा रहा है, और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी उस समय। अब ये सारी तो बातें हो गई, लेकिन अब इसमें हमारे समाज के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का है जिसके बारे में हम या आप चर्चा नहीं करते हैं, वह महिलाओं का है। समाज के निर्माण में पुरुषों से ज्यादा योगदान महिलाओं का है। तो महिलाओं को अगर उस समय शिक्षा दिया जाता तो काफी आगे व्यवस्था होती। तो महिलाओं की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? हम तो जनरल शिक्षा की व्यवस्था की बातें किए हैं, लेकिन महिलाओं की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? तो 18वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति पुरुषों की तुलना में काफी कमजोर थी। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि उस समय में समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। आज तो शादी हालांकि लेट हो रहा है, लिव इन कल्चर बढ़ गया है, 20-22 सालों में लड़का लड़की साथ रह रहे बिना शादी के। लेकिन तो ये भी गलत है, ये सही नहीं है बिल्कुल। लेकिन उस समय में 4-5 सालों में अगर किसी लड़की का शादी कर दिया जा रहा है, जिस लड़की को ना होश है ना कुछ है, अगर उसका शादी कर देंगे, बाल विवाह कर देंगे, तो वो पढ़ेगी लिखेगी कहां से? तो बाल विवाह जैसी कुप्रथा थी। पर्दा कल्चर था कि घर से बाहर निकले, अगर साड़ी पहने हैं तो पूरा मतलब सर मुंह ढका होना चाहिए, पर्दा में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, लोगों से बात नहीं करना है। जब हम बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, तो शिक्षा किधर से आएगी? नहीं आएगी। तीसरा कि उन लोगों की महिलाओं की घरेलू भूमिकाएं काफी ज्यादा थी। सामाजिक रूढ़ियां जैसी चीजों के कारण लड़कियों की औपचारिक शिक्षा सीमित रह जाती थी। मतलब काफी ज्यादा ताना वाना वाला कल्चर था, तो लड़की लोगों को शिक्षा, महिलाओं लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब लेकिन एक बात इसमें भी महत्वपूर्ण है, कि जो भी नियम कानून बनता है वह कमजोर वर्गों के लिए बनता है, आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों के लिए नहीं बनता है। जो आर्थिक रूप से संपन्न महिलाएं हैं उस समय उनको भी शिक्षा दी जा रही थी। जैसे आप हाल फिलहाल की बात करेंगे, थोड़ा एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इन्फोसिस कंपनी का नाम सब लोग सुने हैं, विप्रो का नाम सुने हैं, HCL का नाम सुने हैं। तो नारायण मूर्ति जी का भी नाम सुने होंगे, जो हमेशा कहते हैं 8 घंटे से ज्यादा वर्क होना चाहिए, 12 घंटे 14 घंटे काम कीजिए। अपने समय में वो भी किए हैं, इन्फोसिस के जो मालिक है नारायण मूर्ति जी। तो नारायण मूर्ति जी की जो वाइफ है सुधा मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी इस देश की पहली महिला इंजीनियर है जिनको कि टाटा कंपनी में जब रतन टाटा के पहले जो लोग थे उन्होंने उनको जॉब दिया था। तो कहने का मतलब है कि ये लोग साउथ से आते थे, साउथ में शिक्षा की व्यवस्था ठीक थी, और शिक्षा की व्यवस्था ठीक थी तो सुधा मूर्ति के माताजी और पिताजी डॉक्टर थे। मतलब माताजी भी पढ़ी लिखी हैं और पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, स्वाभाविक बात है अपने बच्ची को जरूर पढ़ाएंगे। तो सुधा मूर्ति जी को पढ़ाया गया। सुधा मूर्ति जी उस समय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनी, आज से 50 साल पहले की बात है। तो अभी जो शिक्षा की व्यवस्था है लड़की की, महिलाओं की, वो तो उस समय नहीं थी हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, लेकिन जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनके लिए थी। तो इन्फोसिस की जो मालकिन आप बोल लीजिए, नारायण मूर्ति जी की जो वाइफ है, जिनके एक तरह से बोला जाता है कि लंदन में जो क्या बोल सकते हैं वो बने थे प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक जी बने थे कुछ दिन पहले बोरिस जॉनसन को हटने के बाद में। तो ऋषि सुनक जी लंदन के जो प्रधानमंत्री है वो नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी के दामाद हैं। तो इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो ये पढ़े लिखे थे, इंजीनियरिंग किए, और उस समय महिलाओं को नौकरी नहीं दिया जाता था। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में जमशेदपुर प्लांट में जमशेद जी नारोवान जी टाटा के समय में इन्होंने नौकरी मांगा, लेटर लिख करके कि आप समानता की बात करते हैं, आप समाज की बात करते हैं, लेकिन आप भी पुराने रूढ़िवादी कल्चर में जीते हैं। इन्होंने एक लेटर लिखा। रतन टाटा तो थोड़ा सा मतलब उतना ज्यादा
स्ट्रिक्ट व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बोला जाता है जमशेदजी नारोवांजी टाटा के बारे में, इनके जो पूर्वज हैं वो काफी टाइट व्यक्ति थे। तो सुधा मूर्ति जी एक लेटर लिखी अपने कॉलेज से कि आप समानता की बात करते हैं और महिलाओं के शिक्षा के प्रति तो आपका नीति ही खराब है। तो जमशेदजी नारोवांजी टाटा ने फिर से लेटर लिखा कि आप आइए और अगर आप हकदार होंगी, पढ़ी लिखी होंगी तो आपको शिक्षा मिलेगा, और जमशेदपुर प्लांट झारखंड में इनको जो है नौकरी दिया गया। तो ये थी महिलाओं की व्यवस्था। तो हमने जब महिला के शिक्षा की बातें की है तो हमने एक बात बोला कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति खराब थी, बाल विवाह जैसा कुप्रथा था, लेकिन हर महिला की नहीं थी। तो कुछ उच्च वर्गों की जो महिला थी, विशेष परिवारों की जो महिला थी, वो शिक्षित महिलाएं होती थी, उनको पढ़ाया लिखाया जाता था। लेकिन व्यापारिक स्तर पर महिला का जो शिक्षा है वो काफी कम था। मतलब उच्च वर्ग या नीचे वर्ग की बात कर ले, आर्थिक रूप से मतलब संपन्न वर्गों की बात कर लेंगे या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन लोगों की बात करेंगे तो उनमें शिक्षा व्यवस्था संपन्न वाले में है और असंपन्न वाले में नहीं है। लेकिन व्यापार में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। काफी कम महिलाएं मिलेंगी जो व्यापार में इन्वॉल्व है। जैसे जिंदल कंपनी की जो मालकिन है सावित्री जिंदल, जो हरियाणा से आती हैं, तो काफी एजेड है, तो कंट्रोल रहा होगा तभी आज वो जिंदल ग्रुप को चला रही हैं सावित्री जिंदल जी। तो ये चीजें था। अब अगला बात आता है कि ये सारी बातें तो भारत की हो गई। अब बात आता है कि यूरोप की बातें अगर हम करेंगे और भारत की बातें करेंगे तो इन दोनों के शिक्षा में क्या अंतर था। जैसे आज अगर हम यूरोप की बातें करेंगे, 29 देश आता है यूरोपियन यूनियन में। उस समय भी तो इतना ही देश आता था, तो यूरोप की अगर हम बातें करेंगे और भारत की शिक्षा की बात करेंगे, आज भी अंतर है और उस समय भी अंतर था। आज भी हमारे यहाँ पे जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं वह अपने बच्चे को, बेटा या बेटी को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वे संपन्न लोग मूर्ख होंगे, वे लोग समझते हैं कि शायद विदेशों की शिक्षा आज भी अच्छी है तभी जाके भेज रहे होंगे। तो 18वीं सदी में क्या थी, तो 18वीं सदी में ऐसा नहीं है कि यूरोप का शिक्षा जैसा आज है वैसा ही था, वहां भी थोड़ी बहुत बुराइयां थी। यूनिवर्सल शिक्षा यूरोप में भी नहीं था, लेकिन यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन काफी तेजी से हो रहे थे। जैसे हम यूरोप की बात करेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पे हम या आप पढ़ते हैं कि हम लोगों को खाने की कमी हो गई तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। अमेरिका जो है सुअर का गेहूं, सुअर को खाने वाला गेहूं भारत भेज दिया था। जब भारत में गेहूं की कमी थी तो भारत अमेरिका से मदद मांगा, तो अमेरिका में जो सुअर को गेहूं खिलाया जाता था वह गेहूं भारत भेज दिया गया था आम जनता को खाने के लिए। तो MS स्वामीनाथन जैसे साइंटिस्ट थे और उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, और आज हम लोग आर्थिक रूप से गेहूं के, धान, चावल के मामले में संपन्न है, और 1-2-3 साल का भारत सरकार स्टॉक भी रखी हुई है। तभी तो 5-5 केजी अनाज लोगों को मुफ्त में बांटा जा रहा है, कुछ आयात करने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरीके से जब जरूरत पड़ा तो गोल्डन रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये सारा कुछ भारत में जरूरत के हिसाब से हुआ है। तो खाने पीने की कमी थी, हमारी जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। लेकिन यूरोप में खाने पीने की दिक्कत तो थी नहीं, तो यूरोप में अलग प्रकार का रिवॉल्यूशन हो रहा था। तो यूरोप में रिवॉल्यूशन हो रहा था साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। जैसे आज दुनिया में हम या आप इसके गवाह हैं कि AI रिवॉल्यूशन हो रहा है। दुनिया में चाइना हो चाहे अमेरिका हो, रोज जो है नया AI कंपनी बना रहा है, रोज जो है कि कुछ ना कुछ बना रहा है। तो अभी हम या आप तो देख रहे हैं ना कि AI रिवॉल्यूशन चल रहा है। भारत सरकार भी लगी हुई है कि भाई हमारा जो है कुछ अपना AI हो जाए, चैट GPT टाइप का कुछ बन जाए। तो उस समय में 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा था, इनलाइटनमेंट हो रहा था शिक्षा का। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो भी शिक्षा थी उसको वैज्ञानिक तरीके से सर्टिफाई किया जा रहा था, साइंटिफिक तरीके से उसको समझने का कोशिश किया जा रहा था। साथ ही साथ प्रिंटिंग का भी विस्तार हो रहा था, पेपर छपाई, ये सब चीजों का विस्तार हो रहा था। और सेकुलर नॉलेज पे भी यूरोप में चर्चा हो रही थी। सेकुलर नॉलेज क्या होता है, तो धर्म निरपेक्ष ज्ञान। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि वह ज्ञान जिसका संबंध इस भौतिक संसार, विज्ञान,
इतिहास, गणित या रोजमर्रा की जिंदगी से होता है। तो यूरोप में जो चर्चा हो रही है वह सेकुलर नॉलेज की चर्चा हो रही है। सेकुलर नॉलेज के बारे में हमने क्या बोला कि जो भी भौतिक संसार है, मतलब फिजिसिस्ट वर्ल्ड है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, विज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है, इतिहास के बारे में चर्चा हो रही है, गणित के बारे में चर्चा हो रही है और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन ये सारे कुछ की चर्चा रूढ़िवादी की तरह, पुरानी परंपरा की तरह नहीं हो रही। हर चीजों को साइंटिफिकली प्रूव करने का कोशिश किया जा रहा है, तर्क वितर्क करके कि भाई ये वाला चीज क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ये चीजें हो रही थी उस समय में। अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे धर्म की बातें हो रही हैं, हमारे यहाँ पे अध्यात्म की बातें हो रही हैं, हमारे यहाँ पे भगवान के पूजा पाठ की बातें हो रही है। यह भी बुराई नहीं है, ये सब होना चाहिए, धर्म की बातें होना चाहिए, पूजा पाठ की बातें होना चाहिए। लेकिन आज से 200 साल पहले साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भारत में हुआ रहता तो शायद हम लोग भी दुनिया पर राज कर रहे होते आज। अब एक्चुअल में जो यूरोप में जो भी ज्ञान की बातें हो रही वो क्या है, तो धर्म से आजाद है। आधुनिक विश्वविद्यालय का, मॉडर्न एजुकेशन का, मॉडर्न यूनिवर्सिटी का यूरोप में विकास हो रहा है। मैथमेटिक्स का विकास हो रहा था, नेचुरल साइंस का विकास हो रहा था और इनका प्रभाव शिक्षा पर यूरोप में पड़ा। और जिसका जीता जागता उदाहरण आज है कि आज भी अगर हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स की मशीनें मंगवानी है तो वह मशीन इटली से आएगा, जर्मनी से आएगा, फ्रांस से आएगा। परमाणु ये बात करेंगे, पनडुब्बी की बात करेंगे, सबमरीन की बातें करेंगे, वो फ्रांस से आएगा। अगर हम एरोप्लेन की बातें करेंगे, फाइटर जेट की बातें करेंगे, राफेल का नाम तो हम सब लोग सुने हैं, वो राफेल कहां से आएगा, हम भारत में क्यों नहीं बना लेते, वो फ्रांस से आएगा। तो हम 40,000 करोड़ 36,000 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं वो अगर भारत में होता तो शायद वो पैसा भारत में रहता। लेकिन हम लोग काबिल नहीं है बनाने के, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज से 200 साल पहले साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। जब तक हम ये वाला चीज बनाते तब तक वो वाला बहुत बड़ा चीजें बना लेते हैं। अब बात आता है कि भारत में स्थिति क्या थी। तो भारत में पारंपरिक शिक्षा, जो कि हमने बताया, धर्म का, दर्शन का, भाषा का, व्याकरण का, तर्क, साहित्य, गणित, ज्योतिषी जैसी शिक्षा महत्वपूर्ण थी। भारत में एक्सपेरिमेंटल साइंस की और साइंटिफिक मेथड की बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही थी। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय परंपरा विद्वान था, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैकाले जैसा व्यक्ति, अंग्रेजों में से एक व्यक्ति है मैकाले, तो मैकाले नाम का व्यक्ति जब भारत आया तो इतना गंदा सोच का मैकाले था कि आज आप या हम सब लोग सुनते हैं कि भारत में स्टार्टअप करो, एंटरप्रेन्योर बनो, अपना उद्योग लगाओ, क्योंकि सरकार हर लोगों को जॉब रोजगार नहीं दे सकती है, प्राइवेट लोगों को मार्केट में आना पड़ेगा। तो हमारी शिक्षा उस टाइप की थी, केवल कमी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये सब चीजें नहीं हुई थी। तो मैकाले जैसा गंदा सोच का व्यक्ति भारत आया और वो बोला कि भाई भारत का शिक्षा अच्छा है, केवल कमी क्या चीज की है, तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों को तार्किक वितर्किक रूप से पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो वो बोला कि ऐसा करते हैं कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश मीडियम शिक्षा देना शुरू करते हैं। और उन मैकाले का क्या सोच था कि ये लोग शकल से, सूरत से भारतीय हो, लेकिन सोच से ये लोग अंग्रेज हो। तो आज भी आप देखेंगे कि स्कूलों में टाई लगाया जाता है, एक ड्रेस होता है। अब हमारे यहाँ पे जो शिक्षा थी, ऐसा नहीं कि सबको इंजीनियर बना देंगे, सबको डॉक्टर बना देंगे, सबको ग्रुप डी का एग्जाम करवा देंगे, ऐसा शिक्षा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे आप देखेंगे जिसको आज से बहुत साल पहले चले जाएंगे, जिसको तीर चलाने आ रहा है तो उसको तीर चलाने का शिक्षा दिया गया गुरुओं के द्वारा, जिसको गदा चलाने आ रहा है उसको गदा चलाने का शिक्षा दिया गया, जिसको तलवार चलाने आ रहा है उसको तलवार की शिक्षा दी गई। मतलब जो आदमी जिस काम को बेहतर कर सकता है उसकी शिक्षा दी गई। मैकाले कहा कि नहीं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, जैसे आज एआई रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसका कहना था कि ऐसा करते हैं कि शकल और सूरत से ये लोग भारतीय रहे, इन लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देते हैं और ऐसा शिक्षा देते हैं कि ये लोग एंटरप्रेन्योर ना बने, बिजनेस ना कर पाए, ये लोग मजदूर बने। तो आज जो हमारा या आपका शिक्षा है भारत में, वह मजदूर बनाने वाला शिक्षा है। किसी स्कूल कॉलेज में आप चले जाएंगे, उससे पूछेंगे बच्चों से कि भाई क्या बनोगे, तो आईएएस बनना है, डीएम बनना है, एसपी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। शायद कोई बच्चा कहेगा हमको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, या हमको अपना उद्योग लगाना है, बिजनेस करना है, ऐसा नहीं बोलता।
उस समय में शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी भारत की, केवल साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया में अगर 100 रुपए का व्यापार हो रहा था, दुनिया में एक देश से दूसरे देश में 100 रुपए का सामान जा रहा था, तो भारत से बना हुआ सामान 4 रुपए का जा रहा था। मतलब पूरे इकोनॉमी में 4% का हिस्सेदारी था दुनिया में। आज हम लोगों का हिस्सेदारी 0.some% का है। तो जब हम लोग मालिक बनने वाला शिक्षा था, एंटरप्रेन्योर बनने वाला शिक्षा था, तो दुनिया को हम लोग निर्यात कर रहे थे, और आज मजदूर बनने वाला शिक्षा है, डॉक्टर इंजीनियर केवल बनेंगे तो आयात करना पड़ता है। और भारत सरकार हमेशा ये कोशिश करती है किसी भी तरीके से डॉलर को बचाया जाए, तो तेल में गन्ना का रस मिलाया जाता है, इथेनॉल जिसको बोलते हैं, या बोला जाता है कि आप कम खर्च कीजिए, सामान का रेट महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शिक्षा व्यवस्था मैकाले जैसे गंदा सोच के व्यक्ति के द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया। बोला गया कि इसका शिक्षा अच्छा है, कल होकर के ये फिर से दुनिया पे राज कर लेगा अगर इसको साइंटिफिक तरीके से चीजें प्रमाणित कर दी गई तो इसीलिए वो बोला है कि सारे को एक साथ पढ़ाओ। अब जो आदमी डॉक्टर बनने वाला नहीं है उसको भी डॉक्टर का तैयारी करवा दो, जिसको इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको भी बीटेक करवा दो। तो इस तरीके का शिक्षा, जो डीएम बनना नहीं चाहता है, समाज के और माता पिताजी के सम्मान में अपने जीवन का 5-7 साल जो है वह डीएम के तैयारी में लगा देता है। किसी को कुछ नहीं है तो चलो ग्रुप डी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग, या ठीक है चैलेंज आता है, जब टास्क बड़ा होगा, वर्क बड़ा होगा तो चैलेंज आएगा। जैसे प्रशांत किशोर जी को आज देख लीजिए, बिहार सुधारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो 2-3 साल घूमे, एक भी सीट नहीं आई उनको, लेकिन जब भाजपा वाले, एनडीए वाले अपना औकात लगा दिए तो ये बांकीपुर बिहार के सबसे समृद्ध सीटों में से उन्होंने जीता। तो वर्क बड़ा है, टास्क बड़ा है, तो परेशानी भी बड़ा होगा, लेकिन सफलता तो मिलेगा। लेकिन मैकाले ये सारे चीजों को खत्म करके बोला कि महीने में आपको सैलरी मिलेगा, आप काम करो 8 घंटे और मजदूर की तरह घर जाके सो जाओ। तो इस तरीके का व्यवस्था मैकाले के द्वारा किया गया भारत में। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या भारत में वैज्ञानिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था भारत में, क्योंकि ये सारी चीजें तो हो गई, भारत में वैज्ञानिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। तो आंसर है कि हाँ, 18वीं सदी में वैज्ञानिक ज्ञान भारत में बिल्कुल भी नहीं था। अब भारत में पहले से ही ये पुरानी चीजें पढ़ाई जा रही थी, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड से नहीं पढ़ाया जा रहा, तो ये सब दिक्कत था। अब बात आता है कि शिक्षा और समाज का क्या संबंध है। तो थोड़ा सा शिक्षा और समाज को उस समय के सामाजिक व्यवस्था से जोड़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले किसी जाति को ले लीजिए। अब कोई जाति है, ये फलाने जाति का है, तो इसका समाज में ये स्थिति होगा, ये उस जाति का है तो इसका वो स्थिति होगा। ऐसा आज भी बोला जाता है, खास करके बिहार में। तो जाति से सामाजिक स्थिति होती थी, और सामाजिक स्थिति से पेशा होता था, और पेशा से शिक्षा की पहुंच थी। थोड़ा सा इसको और ब्रॉडर से समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई लकड़ी बनाने का काम करता है, कारपेंट्री वर्क करता है, तो उसका एक अपना जाति है। अब वह जाति से रिप्रेजेंट होगा, कल होकर के उसके जो बच्चे आएंगे उस समय वह बच्चे ऐसा नहीं है कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे, वे बच्चे फिर से कारपेंट्री वर्क करेंगे। मतलब समाज की स्थिति से शिक्षा उस समय की तय हो रही थी। मान लीजिए कि कोई व्यापारी परिवार का बच्चा है, तो व्यापारी परिवार में सबसे पहले उसको गणित सिखाया जाएगा, है ना। तो गणित सीखेगा, हिसाब किताब सीखेगा और व्यापार सीखेगा, यही सब काम होगा। अगर कोई कारीगर का बच्चा है तो पारंपरिक जो हुनर है उसको सीखेगा। कोई विद्वान परिवार का बच्चा है तो वह शास्त्रीय शिक्षा को सीखेगा, इसी पे अधिक ध्यान देगा। इसलिए शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा परंपरागत पेशों और सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ था। अब शिक्षा केवल स्कूल में नहीं होती थी, ऐसा नहीं कि शिक्षा केवल स्कूल में होता था। आज के डेट में शिक्षा मतलब स्कूल और स्कूल मतलब शिक्षा, ऐसा हो गया है। मतलब घर पे माता पिता की जो जिम्मेदारी है, जो मोरल वैल्यू सिखाना है बच्चों को, शायद वो आज सिखाते ही नहीं है। तो आज हम एजुकेशन का मतलब स्कूल, स्कूल में टीचर, क्लासरूम और एग्जाम यही समझते हैं। आज के शिक्षा का शायद यही मतलब ही है। आदमी का प्रमाण क्या चीज से होता है, 10th हो गया, 12th हो गया, तो उसके बाद आई एम फ्रॉम IIT, फ्रॉम दिस IIM, मतलब वो एक प्रमाणिकता है। जैसे इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा काफी पहले चले जाते हैं, थोड़ा धर्म की बातें कर लेते हैं। भगवान राम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो भगवान हनुमान से जब पूछा गया कि भैया
आप जो है क्या काम करते हैं, आप कौन हैं? तो हनुमान जी कहते हैं, जब वो अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचते हैं, माँ सीता पूछती है कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि हम जो है रामदूत हैं, मतलब भगवान के दूत हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम पहाड़ उठाने में संपन्न हैं और मेरा जो है आईआईटी है, आईआईएम से ज्ञान हुआ है, हम जो है पवन देवता के वो हैं पुत्र हैं, और मतलब हमारा इतना बड़ा वो चीज है। अपना ज्ञान इससे नहीं बोध कराते। वह बताते हैं कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, भगवान राम के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो भगवान राम के दूत हैं। लेकिन आज हम यहाँ आपसे पूछा जाए कि भैया कहाँ तक पढ़े हो, तो आई एम फ्रॉम दिस आईआईटी, फ्रॉम दिस आईआईएम, मतलब ये हमारा शिक्षा है। या बोलेंगे स्टैनफोर्ड से पढ़े, हार्वर्ड से पढ़े, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं। आज तो वही शिक्षा की, आज के बारे में शिक्षा की जब बातें होगी तो स्कूल, स्कूल से टीचर, टीचर और क्लासरूम और एग्जाम, यही शिक्षा का आज का मतलब है। लेकिन उस समय शिक्षा का क्या मतलब था? तो जो बच्चा है वह कुछ शिक्षा अपने परिवार से, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची जो भी हैं, ज्वाइंट फैमिली कल्चर था तो वहां से सीखते थे। गुरु जी से कुछ सीख लिए, कुछ धार्मिक संस्थान हुआ वहां से सीख लिए, कुछ कारीगर लोगों के साथ काम कर लिए तो उनसे सीख लिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं उस समय फॉर्मल एजुकेशन भी था और इनफॉर्मल एजुकेशन भी था, और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन मिलेगा तभी जाकर के कोई आदमी आगे बढ़ेगा। मोदी जी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, आईआईटी से नहीं पढ़े हैं, आईआईएम से नहीं पढ़े हैं, लेकिन मोदी जी में कुछ चीजें अच्छी हैं कि उनका फॉर्मल ज्ञान भी हुआ है, स्कूली और कॉलेज का शिक्षा भी हुआ है, साथ साथ इनफॉर्मल ज्ञान, किसी से बात कैसे करना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, छोटों का आदर कैसे करना है, हर लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, समय के साथ कैसे बदल जाना है, और यही ज्ञान के कारण आज वह प्रमुख नेताओं में से एक हैं। मतलब कि शिक्षा का मतलब होना चाहिए था फॉर्मल और इनफॉर्मल ज्ञान, बट ऐसा हुआ नहीं। तो भाई अंग्रेजों के आने के बाद में क्या हुआ? अंग्रेजों के आने के बाद में हुआ क्या? तो यहीं से आधुनिक भारत की शिक्षा की कहानी शुरू होती है। जब अंग्रेज आते हैं यहीं से आधुनिक भारत के शिक्षा की कहानी शुरू होती है। दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान धीरे धीरे एक सवाल उठता है। जो व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उनके शासन के दौरान एक सवाल उठता है कि क्या सवाल उठता है कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो एक तरफ लोग भारतीय पारंपरिक शिक्षा को समर्थन दे रहे थे कि भैया हम लोग यही शिक्षा प्राप्त करेंगे, और दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा का और पश्चिमी ज्ञान को बढ़ावा देने की मांग चल रही थी। तो फिर आगे चलकर में कुछ डिबेट हुआ, जिसमें सबसे पहला जो डिबेट है ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट है। कुछ डिबेट हुआ भारत में शिक्षा को लेकर के, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट, दूसरा मैकाले मिनट, तीसरा इंग्लिश एजुकेशन और चौथा वेस्टर्न साइंस के बारे में। अब ये सारा क्या है हम एक एक करके बताते हैं। तो आधुनिक स्कूल और कॉलेज जैसी चीजें सामने जो आ जाती हैं, ये उस समय के डिबेट का कारण है। तो सबसे पहला सा बात कि ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट डिबेट क्या होता है, जो हमने अभी बात बोला है, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट डिबेट क्या होता है। तो 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में दी जाने वाली शिक्षा के स्वरूप और माध्यम को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार की शिक्षा देगी, इस शिक्षा के लिए एक बड़ा विवाद हुआ। जैसे आज के डेट में पतंजलि के जो मालिक हैं बाबा रामदेव जी, वह भारत में एक अलग बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, भारत शिक्षा बोर्ड। जैसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, अलग अलग राज्यों का बिहार बोर्ड है, मराठी बोर्ड है, उसी तरीके से बाबा रामदेव जी का कहना है कि भारत शिक्षा बोर्ड हम एक बनाएंगे, जिसमें भारत की जो पुरानिक शिक्षा है उसको भी लाएंगे और अंग्रेजी की भी शिक्षा लाएंगे, साथ साथ में जो व्यवहारिक ज्ञान है वह भी लाएंगे। यह भी अच्छी बात है। तो आज से 200 साल पहले अंग्रेजों भी आपस में डिबेट करना शुरू कर दिए। तो जो हमने बोला अभी ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट के बारे में, तो ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है प्राच्यवादी। ओरिएंटलिस्ट का मतलब प्राच्यवादी होता है। तो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम H.H. विल्सन है, एक व्यक्ति का नाम H.H. विल्सन है और दूसरे व्यक्ति का नाम H.T. प्रिंसेप है। दोनों अंग्रेज हैं, H.H. विल्सन और H.T. प्रिंसेप। तो ये लोग चाहते थे कि भारत में पारंपरिक शिक्षा दी जाए। ये अंग्रेज लोग चाहते थे कि पारंपरिक शिक्षा दी जाए। वे संस्कृत के
अरबी के, फारसी भाषाओं के, प्राचीन भारतीय साहित्य और विज्ञान के समर्थक थे। वे पारंपरिक समस्याएं जैसे कलकत्ता मदरसा हो गया या बनारस का संस्कृत कॉलेज हो गया, इनका समर्थन करते थे। ओरिएंटलिस्ट का मतलब प्राच्यवादी, और भारत में जो शिक्षा चल रही है उसका समर्थन दो व्यक्ति कर रहे थे। एक तो एच विल्सन कर रहे थे और दूसरा एच.टी. प्रिंसेप कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इससे स्थानीय लोग, भारतीय लोग संतुष्ट रहेंगे और अंग्रेजों को भारत में शासन करने का अधिकार मिलेगा। उनका यह मानना था और इसीलिए चाहते थे कि भारतीय शिक्षा को नहीं बदला जाए, ओरिएंटलिस्ट लोगों का। अब आता है एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट का मतलब होता है आंगलवादी। अब ये क्या होता है? तो इनका जो समर्थक है वह चार्ल्स ट्रेवलियन है और एल्फिस्टन जैसे लोग थे। अब इनका मानना था, इनका विचार था कि पारंपरिक जो ज्ञान है अब वो जो है वो अवैज्ञानिक है, वो साइंटिफिक तरीके से प्रूवन नहीं है। मतलब दो लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि इंडिया में जो शिक्षा दी जा रही है वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। तो उनका मानना था कि पश्चिमी साइंस, वेस्टर्न साइंस, साहित्य और आधुनिक ज्ञान को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाने पर जोर दिया जाए। और 1813 ईस्वी में, इसी का उदाहरण है कि 1813 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया और इस एक्ट को हम चार्टर एक्ट बोलते हैं। शायद आप लोग सुने भी होंगे कि 1813 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बोलते हैं। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। जैसे आज जो भारत में शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन शिक्षा, इस ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है कि जो गुरुजी लोग होते हैं, जो प्रमुख कंपनी के मालिक होते हैं, वे क्या करते हैं, कुछ किसी गरीब घर में किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, खपरे का, फूस का घर है, तो वहां जाते हैं, भोजन करते हैं और बताते हैं कि ये कर सकते हैं, ये जॉब ले सकते हैं, तो आप भी लीजिए। ये आज के प्रचार का माध्यम है। अलग अलग कंपनियां करती है, XYZ जो एजुकेशनल रिवॉल्यूशन लेकर के आई है। तो उस समय में 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया और इस एक्ट में बोला गया कि भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। अब 1 लाख रुपए 1813 में बहुत बड़ा अमाउंट था। हालांकि केवल ये एक्ट था, इसको खर्च 1 रुपया भी नहीं किया गया। लेकिन यह राशि लंबे समय तक खर्च इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट का विवाद था। एक आदमी कहता था पौराणिक शिक्षा को रहने दो, एक कहता था कि अंग्रेजी शिक्षा को जो है कि दिया जाए। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक परिवार में 4-5 लोग हैं, आपस में ही लड़ लेते हैं किसी दूसरे को कुछ देने के बजाय। तो ये अंग्रेज लोगों का शायद नीति था कि आपस में ही लड़ लो, ये 1 लाख भी नहीं देना पड़ेगा। आपस में दोनों लड़के, काम खत्म हो गया। अब अगला जो है वो मैकाले मिनट है, लेकिन इसको आज नहीं कल के क्लास में बात करेंगे। तो मैकाले मिनट से कल बात करेंगे। मैकाले के बारे में हालांकि हमने बात किया है अभी, लेकिन मैकाले मिनट एक्चुअल में क्या है इसके बारे में कल बात करेंगे। तो आज के क्लास में तो इतना ही। लेकिन अब आखिरी बात क्या है कि हम यहाँ पे सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में बिपिन चंद्रा किताब NCERT, ओल्ड NCERT पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने का कोशिश कर रहे हैं जितना मेरे पास ज्ञान है सीख पढ़ करके। दूसरा बात, यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, UPSC, BPSC, दरोगा, जो भी जनरल छोटा मोटा एग्जाम है। लेकिन तीसरा बात कि केवल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। आप भारत के 200 साल पहले कैसा था, आने वाले 200 सालों के बाद कैसा होगा, यह जानना चाहते हैं, अपना एक ब्रॉडर व्यू चाहते हैं, तो उसके लिए हम आप में से कोई किसी क्लास का भी विद्यार्थी हो या बड़े बुजुर्ग हो तो वो लोग भी सुन सकते हैं, हर किसी को समझ आएगा। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम या आप लोग आ सकते हैं और आपके कोई करीबी लोग आना चाहें तो उनको लेके आ सकते हैं। इसमें 2 फायदा है कि आज हम लोग सुबह लेट उठने के आदी हो गए हैं, 8 बजे 9 बजे उठते हैं। स्कूल तक तो मजबूरी है, 10th क्लास तक या 12th क्लास तक की स्कूल जाना है तो माताजी पिताजी उठा देते हैं। लेकिन उसके बाद माताजी पिताजी ही बोलते हैं कि रात तक हमारा
बच्चा बहुत पढ़ाई किया है, तो थोड़ा देर इसको सोने देते हैं। सोते सोते 8-9 बज जाता है सुबह का। तो अकबर के समय में और महाराणा प्रताप के समय में बोला जाता था कि महाराणा प्रताप और अकबर का एक बार मिलन हुआ, तो उनके जो सेना आपस में जो लोग थे, जो उनके टीम के लोग थे, उन लोगों से बोला गया, महाराणा प्रताप सुबह उठ के नहा स्नान कर करके अपने माँ के लिए फूल लेके जाते थे और साथ साथ शंकर भगवान पे जल चढ़ाया करते थे। प्रतिदिन का महाराणा प्रताप का ये नियम था। तो ये काम करते थे। तो एक बार कहीं जा रहे थे मीराबाई जी को लाने के लिए, तो जब वापस लौट रहे थे तो दोनों का सामना हुआ, महाराणा प्रताप का और अकबर का। तो बोला गया, सुबह सुबह का समय था, ये नदी में स्नान करने चले गए महाराणा प्रताप और अकबर सोया हुआ था। तो उनके सेनापति बोले कि हमारे जो सरदार हैं, हमारे जो राजा हैं, यह शहंशाह हिंद है और ये सूर्य के उदय होने के बाद उठते हैं। तो आज जो शहंशाह हिंद का हाल है वे आप या हम देख सकते हैं कि कहाँ चले गए। और महाराणा प्रताप के वंशज आज भी हैं, जो अभी भी मतलब जयपुर, उदयपुर, ये सब राजस्थान में राज कर रहे हैं, होटल ग्रुप चला रहे हैं लक्ष्य राज सिंह जी। कहने का मतलब है कि सूर्य उदय के बाद अगर हम या आप जगते हैं, ये हमारे या आपके किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। सूर्य उदय के बाद जगेंगे तो आपका अस्त होना तय है। तो पहला चीज कि सुबह उठेंगे तो एक बहाना हो जाएगा कि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। यहाँ गंगा नदी के ठीक सामने नाइटी के पास में ये चल रहा है, तो थोड़ा सा ज्ञान भी मिल जाएगा, सुंदर हवा भी मिल जाएगा, साथ साथ सूर्य की रोशनी, विटामिन डी भी आपको मिल जाएगा। तो ज्ञान के साथ अगर सुंदर हवा मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह आप भी आइए और अपने मित्रगणों को भी लेकर के आइए। इससे आपको भी सुबह उठने का आदत लग जाएगा एक बहाना के माध्यम से। बाकी ये सारी तो हमारी बातें हो गई कि हमारा कहना काम है। अब इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है, आप आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन लास्ट बात कि ये जो वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, वह हम अपने YouTube चैनल स्कूली शिक्षा सिविल सर्विसेज पे अपलोड भी करते हैं। तो आप वहां से जाके अपने मित्रगणों को दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि भैया आप भी यहाँ पे आइए, और साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मिलेंगे हम अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही। आज 10वां क्लास था, 10 दिन हो गया हमारा, तो इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।